आपके बेटे को टिकट नहीं मिली तो पार्टी खराब है, आपके बेटे को टिकट मिल गई तो उससे बढ़िया कोई नहीं है। आप पूरी दुनिया को ईमानदारी का पाठ पढ़ाते हो और आपके गिरहबान में भले पुराना हो लेकिन अगर इतना बड़ा काला धब्बा है तो पता करना चाहिए। अगर नहीं है काला धब्बा तो मैं सार्वजनिक माफ़ी मांगूंगा। और बाकी क्या, ये भी तो सबसे माफ़ी मांगता रहा, कभी मजीठिया से मांग लेता है, कभी सिब्बल साहब से, कभी जेटली साहब से। तो इसकी तो आदत है, झूठ बोलो और माफ़ी मांग लो। तो अगर कभी होगा तो हम भी इसकी आदत पकड़ लेंगे, लेकिन हमें मालूम है कि ऐसा कुछ नहीं है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਲਿਤਾ ਜਾਂਬਾਲ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ 3 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੰਦੀਪ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਕੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ करना है, की कुछ? देखिए, ये बड़ा गंभीर मामला आया है मेरे सामने। मुझे कुछ करीबन समझ लो 2 हफ्ते पहले इसकी जानकारी मिली और मैंने पता किया इसके डिटेल्स। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर बहुत गंभीर रूप से इंक्वायरी होनी चाहिए। खबर ये थी कि पॉलिटिक्स में आने के पहले ये जब इनकम टैक्स के अधिकारी थे तो ये छुट्टी लेके इनकम टैक्स में तो कम, किसी एनजीओ में ज़्यादा काम किया करते थे। और मुझे इससे भी पता है क्योंकि जहाँ से मैं सांसद रहा हूँ वहाँ इनकी एनजीओ काम किया करती थी और 2-4 बार मुलाकात भी उस चक्कर में इनसे हुई थी। इन्होंने आरटीआई के नाम पर, आरटीआई जो उस समय चलती थी, ये अपने आप को आरटीआई एक्टिविस्ट साइट कहते थे, इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएन की एक ऑर्गेनाइजेशन है दिल्ली में, लोधी एस्टेट में ऑफिस है, उससे कुछ पैसे लिए। अब डॉलर में लिए, क्या लिए, कितना पैसा लिया, ये तो इंक्वायरी बताएगी। उस पैसे में भी इन्होंने जब यूएनडीपी ने ऑडिट करवाया, मतलब उसकी चेकिंग करवाई, तो सुना 32 जगहों पे गड़बड़ी पाई। 32 बहुत होता है, एक छोटे से प्रोजेक्ट में 32 जगह पे गड़बड़ी बहुत बड़ी चीज़ होती है। और उसमें सबसे गंभीर ये बात पता चली कि 55 या 56 लाख रुपया इसने इस्तेमाल कहीं करना था और उसका गलत इस्तेमाल का, दुरुपयोग किया या उसका खा गए, क्या करे वो तो डिटेल वो जानते हैं। उन्होंने इसको पकड़ा, इसको बुलाया, कहा कि ये पैसे आपने गलत इस्तेमाल किए हैं। सुना है शुरू में इसने डिनाई किया, नहीं नहीं नहीं, जैसे हर जगह करता है कि मेरे से कोई ईमानदार नहीं है। सुना वहाँ भी इसने अपनी ईमानदारी का भाषण दिया, लेकिन यूएनडीपी ने इससे कहा कि ये नहीं चलेगा, पैसे वापस करो। इसको मानना पड़ा और पैसे वापस किए। और सीधी बात है मैम, अगर आपने पैसे वापस किए तो तभी वापस करोगे अगर आपने गड़बड़ी की थी तो। और वापस करने के पैसे कहाँ से आ गए, मैं तो ये भी अपने सवाल पूछता हूँ। भाई, आप साधारण एक एनजीओ चलाते थे, ये 50 लाखों की कहाँ से आपने हेरा फेरी की? तो जब मुझे ये बात पता चली, और क्योंकि यूएनडीपी से तो आप सीधे नहीं निकाल सकते, वो आरटीआई के अंदर नहीं आती है, तो मैंने कहा कि इसको सीबीआई को लिखेंगे। ये गंभीर बात है। ये आदमी दिल्ली का मुख्यमंत्री है और जिस आदमी ने जब कुछ नहीं था तब ये लक्षण दिखाए थे, तो पता नहीं अब ये क्या करता है, क्या इसका चरित्र वही है, बदल गया है, ये तो और राज्यों में भी अपनी पार्टी को ले जा रहा है। तो मेरे ख्याल से सार्वजनिक रूप से ये बात पता करना ज़रूरी है कि इसमें क्या सच था क्या नहीं। मैंने सीबीआई को लिखा है, आशा करूंगा वो इस पर इंक्वायरी करेंगे। तो कितना जो पुराना ये मामला है? देखिए, 2006 में हुआ था ये, ठीक है। लेकिन बात ये है कि 2006 में हो या 10 में हो या 15 में हो, जो आदमी अपने आप को ईमानदारी का सूरमा कहता है उसके ऊपर तो 1 रुपए की भी गड़बड़ी बहुत बड़ी चीज़ है। सीधी बात है साहब, आप पूरी दुनिया को ईमानदारी का पाठ पढ़ाते हो और आपके गिरहबान में भले पुराना हो लेकिन अगर इतना बड़ा काला धब्बा है तो पता करना चाहिए। अगर नहीं है काला धब्बा तो मैं सार्वजनिक माफ़ी मांगूंगा। और बाकी क्या, ये भी तो सबसे माफ़ी मांगता रहा, कभी मजीठिया से मांग लेता है, कभी सिब्बल साहब से, कभी जेटली साहब से। तो इसकी तो आदत है, झूठ बोलो और माफ़ी मांग लो। तो अगर कभी होगा तो हम भी इसकी आदत पकड़ लेंगे, लेकिन हमें मालूम है कि ऐसा कुछ नहीं है। सीधा सीधा सीबीआई इंक्वायरी करे और सच बताए क्या है। ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ 20 ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗ सकते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल एलिगेशन लग सकते हैं और वाजिब हैं, लेकिन इसका ऐसा है, ये बिल्कुल मेरे हाथ से बाहर की बात थी। मैं आपको बताता हूँ, मैं करीबन 2 महीने पहले मुझसे पंजाब के लोगों ने कहा कि भाई आप हमें जानकारी दो इसके दिल्ली मॉडल की। दिल्ली मॉडल करता रहता ना, तो मैंने 2 महीने पहले से वीडियो बनाने शुरू किए और मेरा जो भी सीमित दायरा है, दोस्त हैं, पंजाब के लोग हैं, दिल्ली के लोग हैं, उनको भेजने लगा। तो 12-15 दिन पहले मेरा एक वीडियो देख के मेरे एक दोस्त ने, जो यूएनडीपी में कभी काम करता था, उसने फ़ोन किया कि यार आप इसके दिल्ली मॉडल तो पंचर कर रहे हो, इसका एक और कैरेक्टर है जिसके बारे में आप नहीं जानते हो। और उसने मुझे पूरी एक कथा सुनाई, मैं तो चौकन्ना रह गया। मैंने कहा यार ये बात है इस आदमी में। और तब तो ये बड़ा अपने आप को आरटीआई का एक्सपर्ट कहता था, देश में इसका नाम था कि बड़ा मतलब निस्वार्थ से सेवा करता है।
तब मैंने उसमें 10-12 दिन पहले जब ये बात पता चली, बल्कि उस समय मैं चंडीगढ़ आया भी नहीं था और मुझे को सिद्धू साहब ने बुलाया भी नहीं था यहाँ काम करने के लिए, तो मैंने इस पर इंक्वायरी शुरू की और मैंने आज जितने भी डिटेल दिए हैं सीबीआई के लेटर में वो सारी पिछले 5-10 दिन में मुझे पता चली। तो कल जब मुझे पूरी जानकारी पता चल गई, मैं इस कोशिश में भी था कि मुझे ऑडिट की रिपोर्ट मिल जाए, लेकिन वो शायद किसी ने कहा कि साहब यूएनडीपी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, शायद आरटीआई के चक्कर में नहीं देंगे। मेरे दोस्त ने ये भी बताया कि ये ऑनलाइन अवेलेबल है, तो 2-3 दिन मैंने कोशिश की, लेकिन मैं उतना शायद एक्सपर्ट नहीं हूँ ऑनलाइन में आजकल के बच्चों की तरह, तो मैं उसको नहीं ढूंढ पाया। तो मैंने कहा बेस्ट है सीबीआई को दो, सीबीआई इंडिपेंडेंट है, अपना चेक करेगी। ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖੋ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਾਹੇ किसी भी आप पंजाब मॉडल की गल करिए दूजे की करिए, पर उत्थे दे लोग फिर बार बार क्यों केजरीवाल नू मौका दे रहे? देखिए दिल्ली में तो सीधी बात है, दिल्ली में शीला जी के समय इतना काम हो गया था ना कि दिल्ली में कोई काम की जरूरत नहीं बची। दिल्ली फर्स्ट क्लास, बिल्कुल जिसको कहते हैं वर्ल्ड क्लास सिटी बन गई थी। हमारे यहाँ 2013 में समझ लो बिजली 24 घंटे आने लगी, फ्लाईओवर बन गए, हवा साफ हो गई, पानी आने लगा, सारी समस्याएं एक तरीके से खत्म हो गई थी। इसने क्या किया, क्योंकि एक झूठ करके आया था भ्रष्टाचार का, जब ये आया और उसने तमाम इंक्वायरियां की तो उसे 0 सन्नाटा मिला, कुछ नहीं मिला इस आदमी को। बहुत से बल्कि अधिकारी दिल्ली सरकार में तो हंसते हैं इस पे। मैं आपको छोटी कहानी बताता हूँ। एक दिन सुना इसने और सिसोदिया जी ने कुछ सारे अधिकारियों को बुला लिया रात को और ये गाली गलौज की भाषा में कहा कि कहाँ हैं वो फाइलें जिसमें शीला जी का भ्रष्टाचार है। तो अधिकारी चुप बैठे रहे। तो इसने जितने प्रोजेक्ट थे 500-600 फाइलें अपने यहाँ मंगा ली और इसने सिसोदिया ने कोई बाहर के 15-20 बच्चों को बुलाया और सब फाइल पर बैठ गए 5-10 रात उनको सारे कागज ऊपर नीचे करते रहे। कुछ नहीं मिला 7-8 दिन बाद, बल्कि नाराज हुए अधिकारियों पे कि तुम लोग छुपा रहे हो, तुम लोग सब के सब भ्रष्ट हो। लेकिन बात ये था कि निकला कुछ नहीं। तो जब इतना बड़ा खुलासा हुआ, पता चला कि मेरी जमीन खिसक जाएगी, तो इसने फ्री फंड की तरफ जाना शुरू किया। क्योंकि दिल्ली में बहुत पैसा है, दिल्ली की सरकार आज ही नहीं पिछले 15 साल से प्रॉफिट की सरकार है। हर साल हमको 5-6 हज़ार करोड़ का फायदा होता है। और शीला जी ने जो बिजली में 55% की चोरी 15% कर दी थी, हमको 6,000 करोड़ का साल का फायदा हो रहा था, तो वो उसने बांटना शुरू कर दिया। आज दिल्ली में आप बिलीव नहीं करोगे, 2013-14 में हमारे 60,000 करोड़ का बकाया था पैसा, आज 1.5 लाख करोड़ का बकाया हो गया है। इस आदमी ने दिल्ली जैसे समृद्ध राज्य पे 1.5 लाख करोड़ का बोझा डाल दिया है। ज़्यादा फ्री फंड में दिल्ली तो कहाँ जाएगी वही जाने। मुझे ये डर है कि किसी और राज्य का हाथ अगर इसको मिल गया तो उसमें भी घाटे ही घाटे करेगा ये। एक संदीप जी ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ मतलब कि दिल्ली मॉडल की गल ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ कि पंजाब तो दिल्ली का तो कोई मॉडल ही नहीं है ना, फ्री फंड का मॉडल। बिजली हमने दी, तुमने सस्ती कर दी, पानी हमने इंतजाम किया, तुमने उसको फ्री कर दिया, क्योंकि दिल्ली कर सकती है। देखिए दिल्ली का मॉडल, चाहे शीला जी ने जिस तरीके से दिल्ली बनाई, चाहे किसी और ने, पंजाब पर अप्लाई नहीं करता है। देखो साहब, दिल्ली में कृषि पर कोई खर्चा नहीं, पुलिस पर कोई खर्चा नहीं। हम 8,000 करोड़ भारत सरकार खर्च करती है वहाँ पुलिस पे। हमारा सिंचाई पर कोई खर्चा नहीं, हमारी एग्रीकल्चर की फ्री बिजली पे कोई खर्चा नहीं, ग्रामीण विकास पे कोई खर्चा नहीं। तो हमारे यहाँ खर्चा है क्या भाई? हमारे यहाँ तो 70-80% आदमी तो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास है, तो टैक्स देता है। पंजाब में ये हालत थोड़ी है। दूसरा, उस तरीके की फ्री फंड अगर पंजाब में कर देंगे तो आप तो अभी भी कर्जे के बोझ में दबे हो। दूसरा, आपको तो अभी बहुत विकास चाहिए, आपको कितनी नई चीज़ें बनानी है, कितनी नई परियोजनाएं लानी है, आपको नौकरी देनी है। दिल्ली में तो ये सब जरूरतें ही नहीं है ना भाई। दिल्ली में तो पहले भी ऐसे भी बाहर का आदमी तब आता है जब उसको दिल्ली में नौकरी मिलती है, और दिल्ली की नौकरी दिल्ली सरकार नहीं देती, दिल्ली का अपना ऊर्जा देती है। दिल्ली में ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग हब है, पूरे हिंदुस्तान का माल वहाँ आता है। तो दिल्ली तो अपनी यूनिक पोजीशन में है, और यूनिक पोजीशन का मॉडल कहीं और अप्लाई नहीं हो सकता। केजरीवाल तो कहते हैं कि पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी की लहर है, तो मौका देंगे जरूर, जिस तरह की लहर लगती है पंजाब दे विच। मैं ठीक है, उनको लगता है, वो तो पिछली बार भी कह रहे थे। मुझे अभी भी याद है कि मैं दिल्ली में एक वीडियो देख रहा था जिसमें ये कह रहे थे कि अभी अभी चौंकाने देने वाला मेरा सर्वे आया है, हमें 100 सीटें मिल रही हैं। मुझे इतना याद है, 116-117 सीटें आपकी। हाँ, वो कह रहा था कि कांग्रेस 1 डिजिट पे रह जाएगी, मुझे अभी क्लियरली याद है। तो वो तो तब भी 100 सीटें जीत रहे थे, पता नहीं 20 जीते, 22 जीते, कितनी जीते। तो वो तो साहब ऐसा है कि वो तो ठीक है, पूरी 117 नहीं जीत रहे, यही गनीमत है। लेकिन वो तो हम भी कहेंगे, अकाली दल भी कहेगा, कोई कल को मैं और आप मिलके कोई पार्टी बना लें, पंजाब प्रोग्रेस पार्टी, मैं भी जीत रहा हूँ,
अमरिंदर सिंह जी भी कह रहे हैं मैं जीत रहा हूं। तो अब इन सब में वो तो जनता जानती है कौन जीत रही है। मुझे केवल एक ही चीज है कि पंजाब की जनता जब वोट करे तो पंजाब की हकीकत को देख के वोट करे, किसी ऐसे सपने को ना देख ले जो सपना आप अपने बटुए से पूरा नहीं कर सकते। कि आज पंजाब 3 लाख करोड़ के कर्ज में डूबा है, कल को 3 लाख से 9 लाख करोड़ के कर्ज में मत पहुंच जाना। ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਤਲਬ ਖਰਾਬੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਬੜੇ बड़े आरोप भी लाए जा रहे हैं। देखिए, आरोपों को तो मैं कभी गंभीरता से नहीं लेता, पर पार्टी मैं छट के तो जा रहे इसलिए बताता हूं कि जब पोजीशन में होते हैं तो वो आरोप कहीं नहीं दिखते, 2 दिन बाद आपको उससे हट जाते हो तो आपको सारे के सारे गलत दिखने लगते हैं। आपके बेटे को टिकट नहीं मिली तो पार्टी खराब है, आपके बेटे को टिकट मिल गई तो उससे बढ़िया कोई नहीं है। तो देखो, जिसकी ट्रांजैक्शन वाली रिश्तेदारी होती है ना पार्टी से, उसको मैं फिर गंभीरता से नहीं लेता। छोड़ने वाली जो बात यह है, देखिए 2 चीजें हुई हैं कांग्रेस में जो बहुत कम लोग रियलाइज करते हैं। एक तो ऐसा है, जब से राहुल जी का थोड़ा सा एक अपनी टीम का हुआ है, एक जनरेशन शिफ्ट तो हो रहा है कांग्रेस में, ठीक है। इसलिए आप देखिएगा कई कई जगहों पे जो सीनियर लीडर्स हैं वो सीनियर लीडर्स अब धीरे धीरे मूव आउट कर रहे हैं। मेरा तो ये अपेक्षा थी कि सीनियर लीडर्स खुद अपने आप को समझते कि अब समय है आगे बढ़ने का। भाई जब कोई नई जनरेशन आती है, क्योंकि ये सब वो लोग हैं जो संजय गांधी के समय और राजीव गांधी के समय आए थे, उस समय के सीनियर लीडर्स को इन्होंने रिप्लेस किया था। अब 30-40 साल हो गए। तो मुझे लगता है कि कभी कभी ये भी है, उनको लगता है कि उनको सम्मान नहीं मिल रहा, जगह नहीं मिल रही। मेन बात ये कि अब उनके लिए शायद उतनी जगह नहीं बची है जो यंगर लोगों के लिए बची है। और दूसरा एक और है कि जब हमारी पार्टी में ओपनली बोलना, ओपनली बात करना और पार्टियों से हमेशा ज़्यादा रहा है। मैं तो लोगों को हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ कि जब जवाहरलाल नेहरू जैसे स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर थे तो 48-49 में पहला स्प्लिट हुआ था भाई कांग्रेस में। उनके अपने राइट हैंड के कम से कम 30-40 लीडर छोड़ के चले गए थे कि अब हम अपोज करेंगे। तो हमारी तो ये हमेशा से ट्रेडिशन रही है, आज नई बात नहीं है। लेकिन ये फर्क है कि जैसे मोदी का है या जैसे केजरीवाल का है, हम एक आदमी के वर्चस्व वाली पार्टी नहीं है। हम लीडर को लीडर तो मानते हैं, लेकिन उससे डर के भगवान की तरह नहीं मानते, हम अपनी बात कहते हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਓਪਨ ਬੋਲਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਚੱਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? वो मुझे लगता है कभी कभी लोगों के अपने चरित्र में गलत होता है। लेकिन एक भी मैं बताऊं, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ और लेकिन ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ। वही तो है। लेकिन मैं बताता हूँ, ये हमारा नेचर है, ये कांग्रेस पार्टी का हमेशा नेचर रहा है। और एक और चीज बताए, कभी इससे हमारी सरकारों की परफॉर्मेंस कम या ज्यादा नहीं होती है, बल्कि मैं तो देखता हूं कभी कभी हम अपनी सरकार पर ही सवाल खड़े करते हैं तो करेक्शन भी होता है। कभी कई बार होता है कि साहब बिजली व्यवस्था ठीक नहीं है, सीएम ठीक नहीं है, तो वो सिचुएशन ठीक भी हो जाती है। हम अंदर तरीके से छुपा के नहीं करते हैं। इसलिए जैसे कभी कभी कहा जाता है ना कि कांग्रेस ही अपनी सबसे बड़ी दुश्मन है, मैं तो उसको पॉजिटिव मानता हूं। भाई हम अपनी गलतियां नहीं, क्योंकि देखिए और पार्टियां यहाँ पार्टी को, इस देश को या राज्य को तब मानती हैं जब वो सत्ता में होती हैं। हमने क्योंकि देश का निर्माण किया है, हम सत्ता में हो या ना हो, हम देश को हमेशा अपना मानते हैं। ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। नहीं तो वो तो हम अभी भी कह रहे हैं कि वो कांग्रेस को कांग्रेस ही मारती है, लेकिन कांग्रेस जिताती भी है। ऐसा नहीं है, हमारा कार्यकर्ता जुटता है, फिर वही नेता जुटते हैं। हर चुनाव में होता है, ये कौन से चुनाव में नहीं था भाई। आपको याद होगा जब सबसे पहले अमरिंदर सिंह जी आए थे तो भट्टल जी है, बाकी लोग सब बहुत नाराज थे, फिर भी चुनाव हम जीते। पिछले चुनाव में हमने आखिरी के 4-5 दिन में कप्तान साहब का नाम रखा तो बहुत से नेता नाराज हो गए, फिर भी हम चुनाव जीते, ठीक है। और बल्कि आपको याद होगा जब दूसरी बार, जब कप्तान साहब पहली बार जीतने के बाद जब दूसरी बार हम लोग अकालियों के सामने हारे थे तो कोई भी वो नहीं था, एक छत्र नेता था और पूरी यूनिटी थी कांग्रेस में। तो 2 बार जब डिसयूनिटी थी हम चुनाव जीते, और जब यूनिटी थी तो चुनाव हार गए। तो इसका चुनाव हारने जीतने से कोई संबंध नहीं है। ਇਸ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ? मैम ऐसा है कि जो पिछली बार रिजल्ट रहे थे उसी के आसपास रहेंगे। मैं बहुत ज़्यादा तो पंजाब को देखो गहराई से नहीं जानता, मेरे ख्याल से 70 या 75 के करीब सीटें आई थी। अब उसमें एंटी इनकम्बेंसी देखिए थोड़ी तो होती है किसी भी सिटिंग पार्टी को, तो एंटी इनकम्बेंसी से हो सकता है कुछ हमारे विधायक इधर उधर हारें और कुछ नए हमारे जीते। तो मुझे लगता है कि अमूमन उसी के आसपास या ±5-10 रिजल्ट रहना चाहिए।
ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? भाजपा इस समय नहीं अच्छी हालत में है मेरे ख्याल से। उन्होंने कुछ जो फार्मूला लाकर प्रधानमंत्री जी ने जो जिद की ना, उससे बहुत नुकसान हो गया पार्टी को। उनका एक अपना बेस था, वो अपने अकालियों के साथ लड़ते थे और अकालियों की मदद करते थे जीतने में, लेकिन जो उनका एक बर्ताव रहा, एक तो ये बात सबको क्लियर हो गई कि केवल पूंजीपतियों को बचाने के लिए वो 3 बिल लेकर आए। फिर जब उनको लगा कि नुकसान हो रहा है तो उसमें वो वापस चले गए। लेकिन उसके बाद जो होता है, कोई पार्टी, बहुत हर पार्टी गलत कदम ले लेती है, लेकिन गलत कदम से हटने के बाद जो एक ह्यूमिलिटी आती है ना, जिसको कहते हैं विनम्रता, वो नहीं दिखी। तो उससे पंजाब में तो लगता नहीं अब उनका बहुत ज़्यादा कोई बचा है। ਤੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿੱਤੇਗੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 3 ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਲਲਿਤਾ ਜਾਮਵਾਲ, ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਲਕਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਦੀ ਬੇਦਾਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਸਾਫ਼ ਕਿਰਦਾਰ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਇਸ ਵਾਰ ਹਲਕਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਬਸਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਹਲਕਾ ਪੱਛਮੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਓ, ਅਕਾਲੀ ਬਸਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਓ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ